हेलो स्टूडेंट। तो आप में से कुछ स्टूडेंट ने कहा कि मैम आप क्लास 10th का स्टार्ट करें। तो मैं अभी क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी क्लास 10th का ज्योग्राफी करवाऊंगी। इसके बाद आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह, राजनीतिक शास्त्र, ये सबको भी नोट्स करवाऊंगी। तो सबसे पहले जो क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो 10th में जो चैप्टर है पूरा, उसमें से जो इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं, तो जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको भी करवा रही हूँ। उसका संक्षिप्त रूप है ये। तो जो मेन पॉइंट है, उनका मुख्य बिंदु है, वो सबको मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि पूरे चैप्टर को 15 पेज है। लेसन 10th का जो चैप्टर 1 है, संसाधन एवं विकास, इसमें टोटल 15 पेज है। तो 15 पेज को अगर मैं आपको पेज बाय पेज पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी काफ़ी बोर फील होगा। तो उन 15 पेज का एक सार है जो संक्षिप्त है, और आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं पढ़ाई के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। यानी स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति में जो भी चीज़ें, हर चीज़ तो प्रकृति में है, विद्यमान है। तो जो चीज़ का हम उपयोग करते हैं वही संसाधन है। अगर मान लीजिए आपके, सपोज दैट कि आपके रूम में बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन आप अगर एक बोर्ड है, अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो तो वो संसाधन है। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा सा लैपटॉप है लेकिन आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो ना, कोई काम ही नहीं कर रहे हो, पड़ा हुआ है, तो वो संसाधन नहीं है। जब हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं और हमारे जीवन में वो किसी न किसी काम आता है, तब वो एक संसाधन बन जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संसाधन क्या है, क्या कहलाता है। संसाधन कहलाता है। जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन जीव मंडल से संबंधित होते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, अगर चेयर है, पेन है, तो ये निर्जीव है, तो ये क्या हो गए, निर्जीव संसाधन लें। लेकिन जो जैव से निर्मित है, जिसमें लाइफ होता है, वो जैव संसाधन में आएंगे। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कौन से संसाधन कहलाते हैं? नवीकरणीय। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। निजी स्वामित्व वाले निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जो निजी स्वामी में के अंतर्गत आते हैं, यानी अगर आपके अंतर्गत कोई वस्तु है या जो आपका है, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। वे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोगों के लिए करते हैं, वे सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अगर मान लीजिए एक लाइब्रेरी है और वहाँ सब कोई, आपके समुदाय, आपके गाँव में या आपके समुदाय में, आप जहाँ पे रह रहे हो, जिस ब्लॉक में रह रहे हो, वहाँ एक लाइब्रेरी है और वहाँ उस लाइब्रेरी का उपयोग हर कोई जाता है, वहाँ करता है, तो वो लाइब्रेरी क्या हो गया, तो वो हो गया सामुदायिक संसाधन हो गया। लेकिन आपका व्यक्तिगत संसाधन, मान लीजिए कि अगर एक मोटरसाइकिल है या स्कूटी है आपके पास, उसका यूज़ आप कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो वो आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। बोल रहे हैं कि ऐसा संसाधन जो आपके क्षेत्र में है लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, संभावित।
यानी हो सकता है कि आप अभी उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में आप उसका उपयोग करिएगा, तो वो आपका संभावी संसाधन हो गया। जैसे कि अभी मानते हैं कि हमारे यहाँ हमको पेट्रोल मिल जाता है आसानी से, तो हम पेट्रोल से गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत सारे क्षेत्र हैं वहाँ गोबर बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हम बाद में बायोमेटिक गैस नहीं उससे बना सकते हैं गोबर से। या आप मानते हैं जहाँ पे सोलर प्लांट है, तो वहाँ से हम सोलर ऊर्जा से विद्युत चला, आजकल इलेक्ट्रिक जो है वो सोलर प्लांट सब अपने घर में लगा लेते हैं, उससे भी विद्युत का काम होता है। तो जब हम जिसका हम उपयोग है हमारे यहाँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जब हम यूज़ करने लगेंगे, भविष्य में करेंगे, तो वो संभावी में आ जाएंगे। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, ये सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुंच के बाहर है, वो भंडार कहलाते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है? इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो। स्टूडेंट, ये जो है सतत पोषणीय विकास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है संसाधन में, क्योंकि जो सतत पोषणीय विकास है ये हमको अभी के लिए सिर्फ अपने लिए जीना नहीं सिखाती है, बल्कि सतत पोषणीय विकास एक बहुत बड़ी अवधारणा है। ये भविष्य में आने वाले जो हमारे न्यू जनरेशन आएंगे उनको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। बोल ही रहा है देखिए कि इस तरीके से विकास किया जाए। हम अभी अगर किसी चीज़ का विकास करें तो सिर्फ हम वर्तमान की आवश्यकता को ध्यान में रख के ना करें, बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर करें। तो क्या होगा, तो वो ऐसा अगर विकास होता है, अगर मान लीजिए कि हम एक सपोज दैट कि ठीक है हम एक ब्रिज बनाते हैं, ले लेते हैं, तो अगर हम ब्रिज बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अभी हमारे यातायात के लिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है, या मान लीजिए एक रेल का पटरी आ जाता है और उसके लिए काफ़ी हमको 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, तो हम उसके ऊपर फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो हम सिर्फ अभी की आवश्यकता नहीं देखेंगे, बल्कि भविष्य के लिए देखेंगे कि भविष्य में हमारा जनसंख्या बढ़ेगा, तो फिर हमारा फ्लाईओवर का लेंथ भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, गाड़ी एक जाने का एक आने का ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना कि हम एक छोटा सा फ्लाईओवर से गाड़ी का जाने का कर दिए और बाद में फिर क्या होता है कि इसके वजह से एक्सीडेंट होता है। तो हम जब भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर कोई योजना बनाएंगे ना, तो फिर हमारा जो विकास होगा ना, वो क्या होगा, सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं संसाधन नियोजन। ऐसी उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधन का उचित उपयोग निश्चित किया जा सके, उसको संसाधन नियोजन कहते हैं। ऐसे उपाय या तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का क्या बोल रहा है, उचित प्रयोग, यानी आजकल हम लोग संसाधन नियोजन और इसमें बोल रहे हैं क्या, उचित उपयोग करना। तो नियोजन, तो ये सब आप सभी ने सुना होगा कि नियोजित शिक्षक, नियोजित ये, तो नियोजित वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। तो यहाँ पे संसाधन का नियोजन का क्या अर्थ होता है? संसाधन का नियोजन का अर्थ होता है कि ऐसा उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधन का उचित प्रयोग किया जा सके, यानी हमारे पास जो संसाधन है तो हम उसको जितना ज़रूरी है उतना ही उपयोग करें। ऐसा ना कि आवश्यकता से अधिक उपयोग करके और हम उसको नष्ट कर दें। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का न्यायगत एवं योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय न हो, वो संसाधन संरक्षण हो गया। भूमि निम्नीकरण, विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना, ये क्या होता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र,
क्या निवल बोल रहा है, निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है? तो वह क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो, तो वो क्षेत्र क्या हो गया? निवल अथवा शुद्ध बोया गया, यानी एक बार किया गया हो वर्ष में। कुल बोया गया क्षेत्र किसको कहते हैं? शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना। जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है उसमें जो प्रति भूमि है उसको जोड़ देंगे तो वो कुल बोया हुआ, यानी एक बार जहाँ कृषि किया गया और जहाँ नहीं किया गया उन दोनों को जोड़ दिए तो वो कुल बोया गया क्षेत्र हो गया। प्रति भूमि आप जानते हैं ही हैं कि वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती है और खाली छोड़ दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रति भूमि कहते हैं। बंजर भूमि भी जानते हैं, वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती है, जो पहाड़ी, रेतीली अथवा दलदली होती है, वो बंजर भूमि है। लेटराइट मृदा तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से कटाव से निर्मित मृदा है। मृदा अपरदन क्या है? तो प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना। प्राकृतिक कारक तो जानते हैं आप क्या हैं? हवा, वर्षा, ये सब आते हैं प्राकृतिक कारण में। तो इसके कारण मृदा का एक स्थान से दूसरी जगह हटना। बाढ़, उत्खाद भूमि, प्रवाहित जल एवं पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खाद भूमि का निर्माण होता है। अब आते हैं हम लोग अभ्यास क्वेश्चन में। तो जैसे लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अभी जैसे मैंने आपको बताया लौह अयस्क किस प्रकार का? नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव या अनवीकरणीय? बताइए स्टूडेंट क्या होगा? बिल्कुल सही, डी, अनवीकरणीय है। क्योंकि जो है लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय क्यों? क्योंकि हम अगर जितनी भी धरती में लोहा है अगर उस सबको ख़त्म कर देंगे तो हम तुरंत में लोहा नहीं बना सकते, क्योंकि आप जानते हैं इसको बनने में सालों, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाता है। सॉरी स्टूडेंट, सालों मैंने कहा। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत या अचक्रीय? तो क्या होगा? अजैव है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण? बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अधिक सिंचाई, क्योंकि पंजाब में बहुत अधिक सिंचाई की वजह से वनों का उन्मूलन हो रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? बताइए। पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तरांचल? तो इसका हो जाएगा क्या? उत्तरांचल में जो है प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र है तो इसलिए वहाँ पे सोपानी खेती की जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, झारखंड? तो बताइए क्या होगा स्टूडेंट? गुजरात में की जाती है काली मृदा, गुजरात में पाई जाती है। निम्नलिखित में से उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। जैसे 3 राज्यों के नाम बताइए काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है और इस पर ज़्यादातर कपास की खेती की जाती है। अब है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से फसल उगाई जाती है? जो पूर्वी तट की नदी डेल्टा है, चूँकि ज़्यादातर जलोढ़क मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूने से निर्मित होती है, अतः ये बहुत उपजाऊ होती है। इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृतक अलग अलग अनुपातों में पाए जाते हैं। बहुत उपजाऊ होने के कारण इन मृदाओं पर सामान्यतः गहन कृषि की होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सोचिए आप क्या उठाने चाहिए पहाड़ी क्षेत्र में? तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा को रोकथाम के लिए पहले तो ढाल वाली ज़मीन पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलने के ढाल की गति कम होती है, तो इसलिए ऐसे क्षेत्र में समोच्च जुताई को प्राथमिकता दी जाए। फिर ढालू जमीन पर सोपान बनाए जाने चाहिए। फसलों के मध्य में घास की पट्टी उगा कर भी मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। अब है जैव और संसाधन क्या होते हैं? तो अभी मैंने बताया जैव संसाधन क्या होते हैं। तो वे संसाधन जो जैव मंडल से उत्पन्न होते हैं, जैव संसाधन, इनमें जीवन पाया जाता है, जैसे मानव, वनस्पति जगत, मत्स्य,
जीवन, ये आपके जैव संसाधन होंगे। अजैव में बताया था मैंने, ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैव कहलाते हैं, जैसे जल हुआ, वन हुआ, जीवाश्म हुआ, ईंधन हुआ आदि। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। बोरा 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। इसका क्या कारण है? यानी 1960 से 61 तक वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुआ। तो बोला भारत के कुल सूचित इलाकों के केवल 54% हिस्सों पर खेती की जाती है। यह देखा जाए तो बोए गए इलाके प्रतिशत भी सामान्यतः विभिन्न राज्यों से अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की जाती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं मिजोरम जैसे राज्यों में मात्र 10% पर ही खेती की जाती है। भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। स्टूडेंट इसको जरूर लिख लिया आप लोग। भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसके 93% भाग के ही भू प्रयोग आंकड़े उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ? तो कैसे हुआ? इसका कारण है कि आर्थिक विकास कई प्रकार के नए संसाधनों का दोहन करने के लिए बाध्य करता है। उनका अति दोहन होता है। जब किसी देश में प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास होता है तो वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप मानवीय आवश्यकता बढ़ती है और संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चूँकि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास आपस में अंतर संबंधित है, अतः संसाधन का अति इस्तेमाल होता है। तो जैसे मैंने आपको संसाधन के प्रकार में क्या क्या बताए, संसाधन के प्रकार में आ गया जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार। तो इतने मैंने आपको बताया। संसाधन में एजेंडा 21 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में यानी 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था? सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यक एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण हानि और गरीबी और रोगों से निपटाना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी स्थानीय निकाय अपना एजेंडा तैयार करें। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो संसाधन नियोजन आवश्यक है क्योंकि सभी स्थानों पर अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। कहीं पर कुल संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो कहीं कुछ संसाधन पे नहीं के बराबर है। कुछ स्थानों के लोगों का वहाँ पर नहीं पाए जाने वाले संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यह हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है।